हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज़ की करंट अफेयर्स, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीज़ एंड आइज़ की मई मंथ की देखने वाले हैं। तो अप्रैल मंथ की बहुत सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। एटलीस्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं कंप्लीट करवा दी हूँ। जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी हम लोग साइमल्टेनियसली उसको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। इस बार ज़्यादा टॉपिक पॉलिटी की न्यूज़ में नहीं थी, मई मंथ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो 2023 का है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन यहाँ पे मॉडल जो प्रिजन एक्ट है 2023 का, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रिजन एक्ट निकल कर आया है, इसमें बहुत सारे चेंजेस की गई है, उसे हम लोग समझेंगे। एंड न्यूज़ इन शॉर्ट से एज यूजुअल जो भी इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेसन को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग को जो भी टॉपिक देखनी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ, जिसमें कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आप समझो कि यहाँ पे अब ये ऑर्डिनेंस आया है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि जो पहले की एक्ट है 1991 की, उसको अमेंड किया जाए। देखिए, ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, आपको डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलेगा। कभी आप एक्ट देखते हो, कभी आप रूल देखते हो, कभी आप ऑर्डिनेंस देख रहे हो। तो इस सब में डिफरेंस क्या है? कभी तो आपको लगता होगा कि क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एक्ट कहने का मतलब है कि कानून। सबसे पहले एक बिल होता है, बिल जिसको लोकसभा या राज्यसभा में आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल। ये बिल जब लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के साइन से जब ये पास हो जाता है, तब ये एक्ट में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि एक्ट यानी कि कानून, जिसे अब पूरे देश भर में इसको फॉलो किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और हम जैसे नागरिक जो है इस देश के उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप देखो, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस से होकर नहीं गुजरता, जैसे लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रेसिडेंट की यहाँ पे जो कहते हैं एसेंट के बिना यहाँ पे ये चलता है। रूल्स कहने का मतलब है कि ये फॉलो नहीं, प्रोसेसर को फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ, एक रूल्स यहाँ पे बन जाता है, जिसमें कि जो भी पहले के रूल्स होते हैं, एक गाइडलाइन। रूल्स कहने का मतलब है कि कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दिए जाते हैं जो कि आम जनता को यहाँ पे फॉलो करना होता है। साथ ही आप देखो, रूल्स जो है वो टाइम टू टाइम आपका चेंज होता है, बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंज होता है। इन शॉर्ट टर्म में रूल्स को अमेंड किया जाता है, बट एक्ट जो है वो आपका शॉर्ट टर्म में अमेंड नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि अभी आप देखो 1991 की जो कानून है उसको अभी हम लोग 2023 में अमेंड करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एक्ट जो है वो आपका बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द ऑर्डिनेंस। ओके, व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है, हिंदी में इसको कहते हैं अध्यादेश। और ऑर्डिनेंस प्रस्तुत करने की, यहाँ पे जारी करने का जो हक है, जो पावर है, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को मिले हुए हैं। तो प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 1, 2, 3, ये आपका जो आर्टिकल है, इसके अंदर प्रेसिडेंट को हक है कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और सेम आप देखो, इसी को थोड़ा चेंज कर दो, ये 2, 3, 1 हो गया, सॉरी नॉट 2, 3। तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर देखें तो आर्टिकल 213 है, जिसमें कि गवर्नर को ये पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का। वहीं 123 है, जिसमें प्रेसिडेंट को ये पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का। तो ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हाउस उस समय आप समझो कि सेशन में नहीं है, जैसे 3 सेशन आपका चलता है, मॉनसून सेशन हो गया, बजट सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, तो इन तीनों सेशन में अगर ये तीनों सेशन नहीं है, ऑफ टाइम है, और इस समय आप देखो कि कोई भी एक मुद्दे पे बहुत ही ज़रूरत है कि उसमें कानून होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, तब उस समय यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को हक है कि आप लोग जो है, इनको पावर है कि आप एक कानून लेकर आ जाओ। बट जो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी है वो ओनली 6 मंथ तक है। इट मीन्स कि जैसे ही नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, तो उस नेक्स्ट सेशन में इस ऑर्डिनेंस को पास कराना ज़रूरी है, तभी इसको एक्ट माना जाएगा। अगर ये ऑर्डिनेंस पास नहीं होता लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के थ्रू, तो ये फिर ऑर्डिनेंस जो है आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये एक्ट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2023 की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या है, कहा जा रहा है कि आर्टिकल जो 239AA है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ पे NCTD के, तो वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर होगा सर्विस के ऊपर। यानी कि यहाँ पे 7th शेड्यूल में जो आपका एंट्री 41 है, इसमें आपका सर्विस है, तो सर्विस के ऊपर कहा जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट का यहाँ पे पावर होगा, लेजिस्लेटिव भी और एग्जीक्यूटिव भी। इट मीन्स कि कानून बनाने का अधिकार और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का अधिकार यहाँ पे आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट का होगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 239AA है, 239A एंड 239AA, ये दोनों आर्टिकल जब भी दिल्ली की बात आएगी तो ये आर्टिकल आपके सामने ज़रूर आएगा, तो इसको भी देखना ज़रूरी है।
239AA की बात करें तो बेसिकली इट वाज इंसर्टेड बाय 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। जब ये कानून आया था तभी उस समय ये एक्ट आपका अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देना है। और ये जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देने की बात की गई थी, ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन से निकल कर आया है, तो ये है एल बालाकृष्णन कमेटी। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक एक फैक्ट है जिससे कि आपका एक स्टेटमेंट बनता है, और यूपीएससी में ये एक एक फैक्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि अब तो आपको पता है कि ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए गए हैं पूरी तरीके से, तो ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ये थोड़ा सा ऑप्शंस डिफ़िकल्ट हो गया। आप इसको तभी वहाँ तक पहुँच पाओगे करेक्ट आंसर तक अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको इस स्टेटमेंट के बारे में ये पता नहीं होगा कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एस बालाकृष्णन कमेटी है, जिनके रिकमेंडेशन से दिल्ली को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। यहाँ पे एनसीटी जो है आपका दिल्ली का विल हैव एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कहा गया। साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है कि वो कानून बनाए जो भी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। देखिए 7th शेड्यूल आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे 3 लिस्ट है। एक तो है स्टेट लिस्ट, जिसमें कि यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। देन यहाँ पे आपका सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है। देन यहाँ पे आपका हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उसमें रिलेटेड जो भी कानून बनाना है वो सेंटर और स्टेट दोनों के पास ये पावर है, पार्लियामेंट प्लस यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है कि वो कानून बना सकते हैं। बट इन दैट केस कि अगर एक ही मुद्दे पर दोनों ने कानून बना रखा है तो किसकी कानून यहाँ पे प्रिवेल करेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर ने और जो यहाँ पे आपके पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है, तो आप किसके कानून को मानोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्लियामेंट की कानून जो है वो यहाँ पे प्रिवेल करेगी ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर लॉ। ओके, तो इसलिए कहा जा रहा है कि स्टेट लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है एक्सेप्ट 3, क्योंकि 3 आप जानते हो कि यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो क्या क्या सब्जेक्ट है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। इन तीनों के अलावा जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कानून जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे स्टेट के द्वारा बनाया जा सकता है। इन केस अगर यहाँ पे आप देखो एलजी भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है, गवर्नर है और उनके मिनिस्टर्स है, तो इन दोनों के ओपिनियन में अगर डिफरेंस होता है तो फिर किसके पावर यहाँ पे किसकी बातें प्रिवेल करेगी, तो एलजी की पावर यहाँ पे जो है एलजी की बातें यहाँ पे प्रिवेल करेगी। और अगर एलजी की बातें प्रिवेल नहीं करती है तो एलजी के पास एक ऑप्शन है कि वो यहाँ पे प्रेसिडेंट से रेफर करे। ठीक है, प्रेसिडेंट से पूछेंगे अगर उनके मिनिस्टर या उनके ओपिनियन के बीच में अगर उनके ओपिनियन में कोई भी डिफरेंसेस आता है तब। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि पावर टू लेजिस्लेट ओवर सर्विसेज, किसके पास ये पावर है कि सर्विसेज के ऊपर जो है वो कानून बनाए, तो ऑर्डिनेंस जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इनके पास पावर नहीं है कि आप कानून बना सकते हैं सर्विस सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि यहाँ पे स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो ये बातें कही गई है। सर्विस में क्या क्या है, सर्विस में वो सारे मैटर है जिसमें कि आप देख सकते हो कि दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रांसफ़र करना हो या फिर उनको अपॉइंट करना हो, या विजिलेंस के कोई भी यहाँ पे मेंबर है तो उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना हो, अपॉइंट करना हो, तो ये सारा काम जो करना है वो सर्विसेज के अंदर आता है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि इनके द्वारा यहाँ पे न्यू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यहाँ पे बनाया गया है जो कि रिकमेंडेशन देंगे एलजी को, जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको यहाँ पे रिकमेंडेशन देने के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाई गई है। ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है इसमें चीफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के, जो कि यहाँ पे चेयरमैन होंगे इस अथॉरिटी के, चीफ सेक्रेटरी होंगे एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे जो कि होम डिपार्टमेंट के हैं। फाइन, इसके अलावा आप देखो कि सारे मैटर्स जो भी यहाँ पे डिसाइड किए जा रहे हैं वो जो भी ज़रूरत है वो डिसाइड किए जाएंगे नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, जो कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ वोट से डिसाइड किए जाते हैं उस समय जो भी प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो जो पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, तो एलजी की अगर हम लोग बात करें तो एलजी के पास सोल डिस्क्रिशन नहीं है। इट मीन्स कि डिस्क्रिशन कहने का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा पावर, कहने का मतलब है कि अपनी मनमानी चलाना, तो यहाँ पे एलजी के पास अपनी मनमानी चलाने जैसा कुछ भी नहीं है। एलजी के पास जो है आप देखो कि उनको जो डिस्क्रिशन पावर है एलजी का वो यहाँ पे जो अथॉरिटी की रिकमेंडेशन है उनके बेसिस पे यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा। बट यहाँ पे आप समझो कि एलजी का जो भी यहाँ पे अगर उनको कन्फ्यूजन है तो वो प्रेसिडेंट से यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। एलजी का डिसीजन फाइनल होगा अगर कोई भी इनके और इनके अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है इनके बीच में अगर ओपिनियन का डिफरेंसेस हैं तो फिर एलजी की जो भी डिसीजन होगी वो फाइनल होगी। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है इनके बीच में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो जो वर्ड है ऑर्डिनेंस ये आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, पावर जो है यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाने का, तो ये किस एक्ट के तहत यहाँ पे हमारे पास पावर है,
तो सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1861, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये 3 एक्ट है जिसके तहत ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस जो है बनाने का पावर है, मतलब कि ऑर्डिनेंस जो लाया गया है अध्यादेश जारी करने का यहाँ पे वो इस 3 कानून से होता है। ऑर्डिनेंस अगर आप लोग देखो तो 1 to 3 आर्टिकल है जो कि यहाँ पे पावर है प्रेसिडेंट को कि आप चलो अच्छे तरीके से यहाँ पे कानून बना दो, ठीक है, ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब यहाँ पे पार्लियामेंट जो है आराम कर रहे हैं। और 213 आर्टिकल है जो कि यहाँ पे सेम पावर यहाँ पे गवर्नर को दिया गया है अपने अपने राज्य में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो कि ये जो यहाँ पे ऑर्डिनेंस बनता है, ये जो कानून बनाया जाता है, इसमें सेम फोर्स और सेम यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा एक्ट का, जो कि यहाँ पे कानून के तौर पे बन के निकलेगा। ऑर्डिनेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये तो हम लोग देख लिए है कि जब से ये निकल कर आता है डेट से, तो ये 6 वीक्स तक यहाँ पे वैलिड होता है, जब नेक्स्ट सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, मैं 6 मंथ्स कह दी थी आई थिंक, सो 6 मंथ नहीं, इट वॉज टू लॉन्ग, ये बहुत ही लंबा हो जाता, तो ये ओनली 6 वीक्स का है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोनों हाउस अपने सेशन को स्टार्ट करते डिफरेंट डेट में तो कोई बात का डेट जो है वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों लोकसभा राज्यसभा एक ही साथ स्टार्ट नहीं करते अपने सेशन, कभी आगे पीछे भी देखने को मिलेगा। तो फिर उस समय जो है जब दोनों हाउसेज स्टार्ट कर देंगे अपनी सेशन, तभी उस समय डेट कंसीडर किया जाएगा। ऑर्डिनेंस की बात करें तो ये लैप्स भी हो जाता है, क्योंकि 6 वीक्स तक अगर ये एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये ख़त्म हो जाता है। जब प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है इसको विड्रॉ कर लेंगे, या फिर दोनों हाउस जो है रेजोल्यूशन को पास कर देंगे जो डिसअप्रूव करना है। ऑर्डिनेंस कैन ओनली बी इशूड ऑन मैटर जिसमें कि पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर है कानून बनाते हैं, सिर्फ उसी मैटर में ये आपका पास किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो गवर्नर जो स्टेट का है, इसमें बिना प्रेसिडेंट के रेफरेंस से ऑर्डिनेंस बना नहीं सकते जो स्टेट के गवर्नर है। किस किस केस में? देखिए ऐसा नहीं है कि गवर्नर को फुली छूट दी गई है। आप हमेशा देखते हो कि गवर्नर के पास एक 4th क्लॉज होता है जिसमें कि उनके पास जो है इफ़ लिखा रहता है। तो अगर मान लो कि कहाँ कहाँ ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पे गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं है ऑर्डिनेंस जारी करने का, तो सबसे पहला कहा जा रहा है कि बिल जिसमें कि सिमिलर प्रोविज़न है, यानी कि ऐसा प्रोविज़न इस बिल में किसी बिल में दिया गया है जिसमें कि प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, तब उस केस में जो है ऑर्डिनेंस नहीं जारी कर सकते। यानी कि अगर प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेना है, जैसे कि आप मनी बिल देखते हो, तो मनी बिल में क्या होता है, एक ऐसा बिल है जिसमें कि प्रेसिडेंट से पहले ही सलाह मशवरा कर लेना होता है। अगर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ इस बिल को लेकर आओ, इंट्रोड्यूस करो हाउस में, तभी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, अदरवाइज़ वो इंट्रोड्यूस नहीं होता है। सेकेंड है कि अगर गवर्नर जो है उनको ऐसा लगता है कि इस बिल को रिज़र्व करके रखना चाहिए, यानी कि अगर गवर्नर को ऐसा लग जाता है कि एक ऐसा बिल है जिसको कि प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं और वो उसको रिज़र्व करके रखना चाहते हैं, तब गवर्नर उस पर ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे। थर्ड है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट जिसमें कि सेम प्रोविजंस जो है वो दिया गया है और वो इनवैलिड है बिना रिसीविंग प्रेसिडेंट की एसेंट, यानी कि यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट ने उसमें एसेंट नहीं दिया और गवर्नर को ऐसा लगा कि इसमें जो भी आपका प्रोविज़न वगैरह है वो आगे चल के इनवैलिड करार हो जाएगा, इनवैलिड पता चल जाएगा, तो फिर ऐसे कानून यहाँ पे नहीं बनाए जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन है। पहला है कि यहाँ पे अगर गवर्नर को लगता है कि प्रेसिडेंट से इसमें कंसिडरेशंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, तो वो रिज़र्व करके रख लेते हैं। अगर ऐसा लगता है गवर्नर को कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, तो इसको रिज़र्व करके रख लेते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि इसमें जो है प्रेसिडेंट की असेंट नहीं ली गई है और इसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो कि इनवैलिड हो जाएंगे, तो भी उसको जो है यहाँ पर आपका नहीं पास किया जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनेंस नहीं जारी किया जा सकता। तो ये बातें कही जा रही हैं। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ नीड टू डिफाइन द टर्म, जो कि यहाँ पे आर्टिकल 123 एंड 213 के अंदर है, इमरजेंसी सिचुएशन। कहा जाता है कि आप देखो जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ला सकते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन मीन्स कैसा सिचुएशन? अभी हमने बहुत सारी सिचुएशन को फेस किया, चाहे वो कोविड-19 हो या फिर आप देखो कि जो हमारा ग्लोबल चेन वैल्यू चेन जो है वो ब्रेक हो गया, काफ़ी एजुकेशंस जो है वो ब्रेक हो गए, एक न्यू इंडिया न्यू रिफॉर्म की बात करते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, नेसेसिटी किसे कहते हैं, किस टाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ नेसेसिटी शुड बी डिफाइंड क्लियरली। क्योंकि आप देखो कि ऑर्डिनेंस का समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसका मिसयूज़ किया जाता है, तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि किस केस में इसका यूज़ करना है, किस केस में मिसयूज़ करना है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। फाइन, अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इशू एसोसिएटेड है ऑर्डिनेंस मेकिंग से। जब ऑर्डिनेंस को लाया जाता है तो उसमें क्या क्या इशू होते हैं? ओवर यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो यहाँ पे लॉस बनाए जाते हैं वो इमरजेंसी में बनाए जाते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन या फिर लेजिस्लेचर जो है उस समय सेशन में नहीं है,
तब बनाया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि ओवर यूज होता है, यानी कि जो गवर्नर है वो अपने पावर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव है कि वो यहाँ पे कानून बनाए। और देखिए पावर जो है लेजिस्लेचर का वो कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का है कि उसको आपका इम्प्लीमेंट करने का है। बट आप देखो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है उसके अगेंस्ट में ही ये काम होते हुए दिखता है। लैक ऑफ क्लैरिटी है, यानी कि क्या इमरजेंसी सिचुएशन है, किस सिचुएशन को हम लोग इमरजेंसी कहेंगे ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही अकाउंटेबिलिटी है, इट मीन्स कि जो भी ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे कानून बनता है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होंगे, किसको यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर ऑर्डिनेंस लाया गया और उसका फॉलोअप नहीं हो रहा है, उसको मतलब कि देखा नहीं जा रहा है कि उसमें क्या है कॉन्स एंड प्रॉन्स, तो फिर हम लोग इसको कैसे कहेंगे। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में कहे तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये आप देखो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, किसके बीच में, ये सेंटर और स्टेट के बीच में। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब जो पार्टी सेशन में नहीं होते, मतलब कि जो यहाँ पे हाउस सेशन में नहीं होते, उसी के अगेंस्ट में उसी समय देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कानून लेकर आते हैं। सेम थिंग हैपन विद स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये सारे इश्यूज़ है जो कि इससे एसोसिएटेड है। इसके अलावा कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जो कि ऑर्डिनेंस को लेकर है, तो इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज़ आरसी कोपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए एक ऐसा टॉपिक है ये आपका ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, जिससे कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इसलिए इसको टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, सो दैट्स वाई ये जो मैगजीन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। तो देखिए केसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें जो कि 1970 का है, इसमें एपेक्स कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट की डिसीजन है उसको यहाँ पे उस ग्राउंड में चैलेंज किया जाएगा कि इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट की डिसीजंस ली जा रही है तो एक ग्राउंड पे तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। कहा जा रहा था कि ऑर्डिनेंस जो भी यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट इशू करते हैं तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, बट एक केस में तो यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं कि इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड। और ऑर्डिनेंस जो इशू किया गया है उस पर एक डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए लेजिस्लेचर। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 है। इसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव पावर है एग्जीक्यूटिव का ऑर्डिनेंस को बनाने का इज़ टू बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये कहा गया है कि जो ऑर्डिनेंस पावर है, ऑर्डिनेंस यहाँ पे बनाने का मेकिंग पावर जो है ये एकदम एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसेस है उसी में होना चाहिए। अब देखिए एक्ट में तो ऑब्वियस लिखा है इमरजेंसी सिचुएशन, बट वही चीज़ है कि इमरजेंसी सिचुएशन को क्लियर नहीं किया गया है कि किस सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑर्डिनेंस है वो बनाया जाए। साथ ही कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 का है। तो इसमें कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है उसके सेटिस्फैक्शंस के साथ यहाँ पे काम होना चाहिए अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर की सेटिस्फैक्शंस जो है वो 213 में होनी चाहिए। वही ऑर्डिनेंस जो इशू करना है इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रखना चाहिए। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू किया जा रहा है तो उसको अगर ऐसा लगे कि चेक एंड बैलेंस करना है और जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत है तो उसको जुडिशियल रिव्यू में डाल देना चाहिए। इट मीन्स कि जुडिशरी के पास भी पावर होना चाहिए कि वो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कर ले, देख ले कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पे देख ले कि वो यहाँ पे किसी भी तरीके से लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है, जो भी प्रोविज़न है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिटीजनशिप्स जो है उनकी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है वॉयलेट नहीं होना चाहिए, नेशनल जस्टिस के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द सम पॉइंट्स जिसमें कि यहाँ पे जुडिशरी के द्वारा चेक एंड बैलेंस देखा जाता है। ओके, सो ये 3 केस है जो कि रिलेटेड है ऑर्डिनेंस से। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी दिल्ली के बारे में है ये। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि हमेशा आप देखते हो कि एक तो केजरीवाल जी की डिमांड होती है स्टेटहुड का कि दिल्ली को एक स्टेट बनाया जाए, बट इज़ इट पॉसिबल? आपको लगता है कि दिल्ली को एक स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए क्योंकि आज की डेट में वो यूनियन टेरिटरी है? तो आप लोग अपना ओपिनियन बताइए क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोग जो है उनको ज़्यादा ये चीज़ फील हो पाती है कि अभी क्या वहाँ पे सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। तो आई थिंक कि आप अपनी ओपिनियन को ज़रूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्टेटहुड का भी यहाँ पे डिमांड होता है तो वो होना चाहिए कि नहीं, और जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो कहाँ तक सही है, आपको कहाँ तक सही ये लगता है। फाइन,
तो दिल्ली के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी देख लिया, प्रॉस एंड कॉन्स भी देख लिए, साथ ही एक अच्छी यहाँ पे कंक्लूजन भी देख लिए। उसके अलावा भी बताया जा रहा है कि जनवरी 2023 की जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है उसमें आप लोग आर्टिकल जो है 1.2 देख सकते हो फेडरलिज्म, जिसमें कि हमने यहाँ पे अगेन डिस्कस किया था यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली। तो इसको मैं पिंग कर दूँगी, इस टॉपिक को भी आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे हम लोग सेम थिंग को डिस्कस किए थे बट इन अनदर वे। ओके, तो एक अलग तरीके से था। हर समय आपको देखने को मिलेगा कि विज़न आईएएस में सेम टॉपिक होते हैं बट चीज़ें अपडेट होती रहती है, फैक्ट्स एंड डेटाज अपडेट होते रहते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग को भी अपडेट करते रहना अपने नोट कॉपी में। फाइन, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते गाइस। जिस तरीके से मुझे टाइम मिलते जाता है मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेसन लेकर आती हूँ। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन रह जाता है तो यू आर फ्री टू कमेंट। और इसके अलावा अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।